हमारा अमर रहेगा। दोस्तों, एक ऐसा फनकार जिसने 20,000 से भी ज्यादा गाने गाए। राधा तेरे बिना। आखिर साधारण दिखने वाले इंसान ने कैसे बना ली बॉलीवुड में अपनी पहचान? 1 2 का 4 4 2 का 1। वो कौन था जिसने इनके गानों को सुना था और बॉलीवुड में इनकी एंट्री कराई? आके आ जाने से मुंबई में स्ट्रगल करने के बाद क्यों हार कर वापस अपने घर आते हैं? मैं परदेसी घर वापस आया। और फिर से मुंबई वापस क्यों चले आते हैं? आखिर क्या वजह थी कि बॉलीवुड ने इनसे दूरी बना ली? के लोग हमें याद करेंगे। आखिर क्यों नहीं मिला कोई अवार्ड इस महान गायक को? सारे शिकवे गिले। आखिर क्या वजह थी कि इनकी अंतिम यात्रा में बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था? मोहम्मद रफी को बहुत याद आया। बॉलीवुड के कई सितारों ने इनके गानों के दम पर कैसे अपनी पहचान बनाई थी? लैला को भूल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गायक मोहम्मद अजीज की। इनके सिंगिंग करियर से पहले नजर डाल लेते हैं इनके पारिवारिक जीवन पर। इनका जन्म 2 अप्रैल 1954 को कोलकाता में हुआ था। अजीज 3 भाई बहनों में बड़े थे। घर में आर्थिक तंगी होने के ये ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके और पढ़ाई में वैसे भी इनका मन नहीं लगता था क्योंकि ध्यान गायकी में था। ये 11-12 साल की उम्र से गायकी करने लगे थे और ये बचपन से ही मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु माना करते थे। उनके ही गानों को सुना और गुनगुनाया करते। अजीज जब थोड़े बड़े हुए तो घर का बड़ा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ी। इसके लिए इन्होंने एक रेस्टोरेंट में गाने गाने शुरू कर दिए। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को इनके गाने पसंद आने लगे क्योंकि ये मोहम्मद रफ़ी के ही गाने गाते थे। अजीज ने करीब 10 सालों तक अपनी गायकी से ग्राहकों का खूब मनोरंजन किया और इसी बीच लोग इन्हें कहने लगे कि अजीज तुम तो अच्छा गा लेते हो, बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करते? अजीज मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे भी गाने रेडियो पर बजेंगे। यही सब सोचने के बाद अजीज ने अपनी माँ से कहा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, गायक बनना चाहता हूँ। पहले तो माँ नहीं मानी, लेकिन अजीज ने 2 साल का वक्त लेते हुए माँ को मना लिया और निकल पड़े सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई पहुँचते ही इनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। रहने के लिए पीजी मिलता है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर का पता जानने में ही 2 से 3 महीने लग जाते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर का पता जानने में कौन कहाँ रहता है, किसका ऑफिस कहाँ है। कुछ महीने और गुजरे लेकिन कहीं भी बात बन नहीं पा रही थी और अब पैसे भी खत्म होने को थे। इसलिए अजीज ने वापस कोलकाता की टिकट कटाई और पहुंच गए अपने घर। जब अजीज अपने घर पहुंचे तो देखा कि प्रॉपर खाना नहीं खाने की वजह से अजीज के भाई बहन दुबले पतले हो चुके हैं। मतलब घर की माली हालत इतनी खराब थी। ये देखकर अजीज बहुत रोए और अपने आप को बहुत कोसा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब देखकर अगली सुबह वापस फिर से मुंबई के लिए रवाना हो गए, ये सोचकर कि अब सफल होकर ही लौटूंगा, चाहे जो हो जाए। वापस मुंबई लौटकर अजीज ने कई म्यूजिक डायरेक्टर से मुलाकात की और इनके गाने भी सुने गए, लेकिन इनसे गाना किसी ने नहीं गवाया। कहते तो सभी थे कि अजीज तुम अच्छा गाते हो, कभी मौका आया तो तुमसे गवा लेंगे, पर काम किसी ने नहीं दिया। इसी बीच इनकी अनु मलिक से जान पहचान हो गई थी, पर उस वक्त अनु मलिक के पास उतना काम नहीं था। फिर एक दिन अचानक किस्मत का खेल देखिए दोस्तों। दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगा हुआ था, वहाँ पूरा बॉलीवुड इकट्ठा होना था दुर्गा पूजा के लिए। अजीज ने किसी तरह जुगाड़ करके वहाँ गाने का प्रोग्राम फिट किया। जाने माने डायरेक्टर जिन्होंने आन मिलो सजना जैसी फिल्में बनाई, मुकुल दत्त की नज़र जब गाते हुए अजीज पर पड़ी तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अजीज को अपने ऑफिस बुलाया। अगली सुबह जब अजीज उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अजीज को म्यूजिक डायरेक्टर सपन जगमोहन से मिलवाया और इन्हें पहली बार गाने का मौका मिला फिल्म अंबर में, जो कि 2 भाषाओं में बन रही थी, हिंदी और बंगाली में। दोनों ही भाषाओं में गाया अजीज ने ही। हिंदी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे सपन जगमोहन और बंगाली के थे पप्पी लहरी। हालांकि इस फिल्म के गानों से इन्हें पहचान नहीं मिली, लेकिन जो इन्हें पहचान दिला सके वो फिल्म और गाना अभी बाकी था। आखिरकार समय गुजरा और साल 1985 में फिल्म आई मर्द और गाना था मर्द टांगे वाला। जब ये गाना पब्लिक ने सुना तो ऐसा लगा कि रफ़ी साहब ने गाया है, लेकिन पब्लिक को बाद में पता चला कि तो एक एफएनआर की एंट्री हुई है जिसका नाम है मोहम्मद अजीज। मर्द फिल्म अजीज और अनु मलिक के लिए काफ़ी लकी रही थी। अनु मलिक के चलते ही मर्द फिल्म में अजीज को गाने का मौका मिला था, क्योंकि अनु मलिक ने ही डायरेक्टर मनमोहन देसाई से अजीज को फिल्म में गाने के लिए सिफारिश की थी। इसके बाद तो इन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। साल 1988 में इनकी शादी रुबीना से हो जाती है और इनका एक बेटा और एक बेटी है। अजीज 80 और 90 के दशक के लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के साथ काम कर चुके हैं, चाहे उस दौर के महान गायक किशोर हों या अलता ताई, आशा जी हों या अनुराधा जी। लगभग सभी गायिकाओं के साथ इनकी जोड़ी हिट रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हिट जोड़ी रही अनुराधा जी के साथ। और मर्द फिल्म से अमिताभ, गोविंदा, मिथुन, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान और यहाँ तक कि दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना तक के सभी बड़े बड़े स्टारों के लिए गाने गाए। इन्होंने लगभग 20,000 से ज्यादा
ज़्यादा गाने गाए अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस सिंगर को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। इन्होंने हिंदी से लेकर भारत की लगभग सभी भाषाओं में गाने गाए हैं, तो वहीं भजन हो, सूफी हो या कवाली हो, सभी में इनका दबदबा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े सिंगर को काम मिलना बंद क्यों हो गया? दरअसल साल 1988 में फिल्म आई कयामत से कयामत तक, जिसमें लगभग सभी गाने उदित नारायण ने गाए थे, जो कि काफी पसंद किए गए थे और आज भी हैं। 90 तक आते आते बहुत कुछ चेंज हो चुका था, नए हीरो हीरोइन आ चुके थे, रोमांटिक गानों का चलन था और इस बीच बॉलीवुड में एक और तूफान की एंट्री हुई जिसका नाम था कुमार सानू। उदित नारायण और कुमार सानू की गायकी के बाद सोनू निगम ने भी काफी सिंगर को पछाड़ा है, जिनमें अनवर, शब्बीर कुमार, अमित कुमार और भी कई ऐसे नाम शामिल हैं। और इसी बीच जो लोग अजीज के करीब थे बॉलीवुड में, वो अधिकतर लोग दुनिया छोड़ के जा चुके थे और फिर मोहम्मद अजीज ने भी बॉलीवुड से दूरियां बना ली। 27 नवंबर 2018 को कोलकाता से मुंबई लौटते वक्त दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मोहम्मद अजीज भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा है। उनके गाने 80 और 90 के दौर को आज भी ताज़ा कर देते हैं। ऐसे ही अनसुने बॉलीवुड किस्सों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।